आबकारी घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे से ज्यादा चली सीबीआई की छापेमारी। सिसोदिया सहित 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कई अधिकारियों और कारोबारियों पर भी कसा शिकंजा। सीबीआई ने 31 ठिकानों पर की थी छापेमारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय सेमिनार का करेंगे उद्घाटन। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों और युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को जल्द और कम खर्च वाला न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण के कामकाज का विश्लेषण करना। हिमाचल प्रदेश की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सिरमौर जिले के विधानसभा क्षेत्र पांवटा साहिब में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी रहेंगे मौजूद। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अगले 2-3 घंटों के दौरान भारी बारिश की जताई संभावना। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित। यूक्रेन के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने किया मदद का ऐलान। रक्षा उपकरण और गोला बारूद के लिए $775 मिलियन के पैकेज का किया ऐलान। पैकेज में विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, तोपें और माइन क्लियरिंग सिस्टम शामिल। और हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला आज। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे। भारत की युवा पहलवान अंतिम पंघाल ने रचा इतिहास। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आबकारी घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे से ज्यादा सीबीआई की छापेमारी चली। सिसोदिया सहित 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कई अधिकारियों और कारोबारियों पर भी शिकंजा कसा है। सीबीआई ने 31 ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को जल्द और कम खर्च वाला न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण के कामकाज का विश्लेषण करना है। इसके अलावा न्याय प्रक्रिया में खामियों के लिए उपाय सुझाना और प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय और न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। नड्डा सबसे पहले पांवटा साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करेंगे। उसके बाद पांवटा साहिब के नगर परिषद ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। नाहन के चौगान मैदान में हिमाचल गठन के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। शाम को नड्डा नाहन मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। वहीं सराहा में पच्छाद मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन के कारण मैक्लोडगंज धर्मशाला पोटाला रोड का संपर्क टूट गया है। भूस्खलन की वजह से रोड पर खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। धर्मशाला मैक्लोडगंज सड़क ऊपरी और निचले धर्मशाला को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण सड़क है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अगले 2-3 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है।
दूसरी ओर उत्तराखंड के देहरादून में बीती रात से हो रही लगातार बरसात के कारण कई जगह जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। रायपुर प्रखंड के सरखेत गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है। एसडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। सरखेत गांव के लोगों ने बताया कि ये घटना तड़के करीब 2:45 की है। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव अभियान में जुट गई। एसडीआरएफ ने बताया कि गांव में फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया है, जबकि कुछ लोगों ने एक रिजॉर्ट में शरण ली है। वहीं शुक्रवार से लगातार शुरू हुई मूसलाधार बारिश की वजह से देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई हुई है। नंदिनी मित्तल हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नंदिनी, क्या कुछ अपडेट है अभी? फिलहाल केवल मंडी की अगर बात करें तो वहां पर 2 अलग अलग घटनाओं में 8 एक ही परिवार के लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 5 अन्य लोग भी एक अलग जो घटना है उसमें लापता है। कुल मिलाकर 26 घटनाएं पिछली रात से अब तक सामने आई हैं। चंबा और मंडी का जो इलाका है वो खासा प्रभावित हुआ है। हालांकि जो मौसम विभाग है उसने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके चलते कुल्लू में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और ये माना जा रहा है कि कुल्लू, मंडी, चंबा, शिमला का जो ऊपरी भाग है, इसके अलावा कांगड़ा में भी ये जो बारिश है, संभावित बारिश तबाही ला सकती है। जो 8 लोग बताए जा रहे हैं मंडी जिले में एक ही परिवार के, जहां पर जो है एक मकान जमीन दोष हो गया है, यानी जमीन धंस गई और मकान उसके अंदर चला गया। उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें से अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं मिल पाया है। कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को ढूंढा जा सके। कुल अलग अलग घटनाओं की बात करें तो भूस्खलन व अन्य घटनाओं में इस जिले में 15 लोग लापता फिलहाल बताए जा रहे हैं। नंदिनी, मौसम विभाग की ओर से अभी और बारिश की आशंका जताई गई है हिमाचल के विभिन्न इलाकों में। इसको देखते हुए प्रशासन किस तरह से अलर्ट है और जो घटनाएं हुई हैं इसमें राहत और बचाव कार्य के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे थे कि लगातार तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से जितने भी नदी नाले हैं वो उफान पर थे। कांगड़ा में भी कल 5-7 लोग जो हैं वो एक खड्ड के बीच में फंस गए। बाद में एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें बाहर निकाला। तो प्रशासन सचेत है, लोगों को चेतावनी बार बार जारी कर रहा है, क्योंकि गर्मी के चलते अभी भी बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और आमतौर पर ये पर्यटक पानी में चले जाते हैं या नदी में फोटो खिंचाने के लिए चले जाते हैं, और अचानक जब पानी छूटता है या बाढ़ की स्थिति बनती है तो ये लोग फंस जाते हैं। प्रशासन की ओर से लगातार उन्हें चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी ना तो पर्यटक और ना ही कोई स्थानीय लोग इन इलाकों में जाए। लेकिन बादल फटने की घटना है, ये बिल्कुल बताना संभव नहीं हो पाता कि किस क्षेत्र में बादल फटेगा। जैसे हम कटोला की बात करें, जो मंडी जिले में जहां 5 लोग फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं, वहां अचानक बादल फटा और 2 घर जो है वो बह गए, उसी बादल फटने की चपेट में आ गए, जिसमें 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एक शव जो है बच्ची का वो निकाला जा चुका है। तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लोग जब तेज बारिश हो तो जो यातायात करने से बचे, ट्रेवल करने से बचे, नदी नालों के पास ना जाएं और रात को खास करके सफर ना करें। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस सब के बीच अगर हम जम्मू की बात करें तो कल देर रात त्रिकुटा पहाड़ियों में हुई भारी वर्षा के कारण एहतियात के तौर पर नए रास्ते से माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा तक की यात्रा स्थगित कर दी गई है। न्यू ट्रैक पर भूस्खलन और पत्थरों के गिरने की आशंका के चलते अधिकारियों ने यात्रा स्थगित की है। पुराने रास्ते पर बाणगंगा में जल स्तर के बढ़ने से अचानक कुछ समय के लिए बाढ़ आ गई,
जिसके कारण अधिकारियों ने यात्रियों को जल स्तर कम होने तक प्रतीक्षा करने की सलाह दी थी। आधे घंटे के भीतर ही जल स्तर के कम होने से तीर्थयात्रियों ने अपनी आगे की यात्रा शुरू कर दी। पुराने रास्ते से यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, जबकि नए रास्ते से यात्रा निलंबित रखी गई है। बैटरी कार सेवा भी निलंबित है। बादल छाए रहने के कारण मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी आज अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं। उधर आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले के इब्राहिमपट्टनम में फेरी घाट पर एक छात्र डूब गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम द्वारा बचाव अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक इब्राहिमपट्टनम के पास फेरी घाट पर कृष्णा नदी में 6 छात्र बह गए थे। छात्र नदी में तैरने के लिए फेरी घाट गए, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण सभी छात्र पानी में बह गए, जिनमें 5 छात्रों को बचा लिया गया। छठे छात्र का पता लगाने के लिए बचाव अभियान जारी है। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। जिन आंखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. भारतीय वायुसेना शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में 17 देशों के हवाई युद्ध अभ्यास में शामिल हुई। 3 सप्ताह का पिच ब्लैक अभ्यास रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यह अभ्यास लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर पर केंद्रित होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े सैन्य अभ्यासों में से एक के लिए भारतीय वायुसेना और 16 अन्य वायुसेनाएं 100 से अधिक विमानों और 2500 सैन्य कर्मियों के साथ भाग लेंगी। ग्रुप कैप्टन YPS नेगी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 100 से अधिक वायु योद्धा शामिल हैं, जिन्हें 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट और 2 C-17 विमानों के साथ तैनात किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 22 से 27 तारीख के बीच ब्राजील, पैरागुआ और अर्जेंटीना की सरकारी यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्री की ये दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र की पहली यात्रा होगी। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर इन देशों के शीर्ष नेताओं और विदेश मंत्रियों के साथ भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि डॉक्टर जयशंकर पैरागुआ में भारतीय दूतावास के नए परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्राजील और अर्जेंटीना में वो इन देशों के विदेश मंत्रियों के साथ संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिकी रक्षा विभाग ने शुक्रवार को यूक्रेन के लिए रक्षा उपकरण और गोला बारूद के नए $775 मिलियन के पैकेज की घोषणा की, जिसमें विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, तोपें और माइन क्लियरिंग सिस्टम शामिल हैं। पैकेज में हिमर सिस्टम के लिए अधिक सटीक निर्देशित मिसाइलें शामिल हैं, जिनसे यूक्रेनी सेनाओं को रूसी कमांड सेंटरों और युद्धपोतों के डिपो पर हमला करने की क्षमता हासिल होगी। इसके अतिरिक्त इसमें टो मिसाइलें और जेवलिन सिस्टम्स भी शामिल हैं। इसमें स्कैन ईगल सर्विलांस ड्रोन, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी होंगी, जो ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम पर चलती हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि 24 फरवरी को मॉस्को के आक्रमण के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रदान किए गए हथियारों के अब तक 19 पैकेजों का यूक्रेन की सेनाओं ने अच्छा उपयोग किया है और इससे उन्हें रूसी सेना के आक्रामक रुख को रोकने में मदद मिली है। अधिकारी ने स्वीकार किया कि यूक्रेनियन स्वयं देश के पूर्व और दक्षिण में महत्वपूर्ण क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। वहीं जापोरिजिया परमाणु संयंत्र और उसके आसपास रूसी बलों की उपस्थिति के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मिशन संयंत्र की सुरक्षा को फिर से स्थापित कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये चेतावनी भी दी कि अगर मॉस्को ने ब्लैकमेल करना जारी रखा तो यूरोप के लिए ये बुरा समय होगा,
कीव और मॉस्को के एक दूसरे पर रूसी नियंत्रित सुविधा पर गोलाबारी के आरोप से चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना की तरह किसी आपदा के खतरे की आशंका बढ़ गई है। इस सब के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की सहमति व्यक्त की है कि स्वतंत्र निरीक्षकों की एक टीम यूक्रेन के रास्ते मॉस्को के कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु संयंत्र की यात्रा कर सकती है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के कार्यालय के अनुसार पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम के रूस होते हुए परमाणु संयंत्र तक यात्रा की मांग पर पुनर्विचार किया, क्योंकि रूसी नेता ने खुद चेतावनी दी थी कि लड़ाई से वहां तबाही हो सकती है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने दक्षिण यूक्रेन में जापोरिजिया संयंत्र पर कब्जा करने वाली मॉस्को की सेना से ग्रिड से इसका संपर्क नहीं तोड़ने और लाखों यूक्रेनियन के लिए संभावित रूप से आपूर्ति को नहीं रोकने का आग्रह किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के फ्रेमवर्क के तहत भविष्य के संयुक्त सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। राष्ट्रपति पुतिन ने सोची में कजाकिस्तान के अपने समकक्ष कसीम जोमार्ट तोकायेव के साथ एक बैठक के दौरान संयुक्त सैन्य अभ्यास की योजना की घोषणा की। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति तोकायेव ने कहा कि वो द्विपक्षीय सहयोग के विकास से संतुष्ट हैं और इसके भविष्य के बारे में निराशावादी पूर्वानुमान लगाने का कोई आधार नहीं है। मैक्सिको में मूसलाधार बारिश के बाद चेतुमल क्षेत्र में लोगों को बाढ़ के कहर का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वीडियोस में क्विंटाना रू की राजधानी में जलमग्न सड़कों और आंशिक रूप से जलमग्न वाहनों को दिखाया गया है। मैक्सिको में बुधवार को बारिश शुरू हुई, जो गुरुवार तक जारी रही। बारिश में सड़कों पर कारें फंस गई, आवाजाही बंद हो गई और पेड़ उखड़ गए। किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:45 पर शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। पहले मैच में शिखर धवन के 81 और शुभमन गिल के 82 रन की शानदार पारी से भारत ने 192 रन बनाकर 10 विकेट से जीत दर्ज की थी। बुल्गारिया में चल रहे अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की अंतिम पंघाल ने इतिहास रच दिया है। भारतीय युवा पहलवान अंतिम ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अंतिम ने अपने मुकाबले में कजाकिस्तान की पहलवान एटलिन को करारी शिकस्त दी और स्वर्ण अपने नाम कर लिया। इससे पहले भारत की किसी भी महिला खिलाड़ी ने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप में एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। अंतिम ऐसा करने वाली पहली भारतीय हैं। अंतिम के अलावा सोनम मलिक ने 62 किलोग्राम और प्रियंका ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। शुक्रवार को डूरंड कप में खेले गए एक मुकाबले में FC गोवा ने इंडियन एयरफोर्स की टीम को हराकर इस सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। गोवा की टीम ने इंडियन एयरफोर्स को 1-0 से हराया। वहीं डूरंड कप में खेले गए एक अन्य मुकाबले में केरला ब्लास्टर और सुदेवा दिल्ली FC ने 1-1 से ड्रॉ खेला। केरला की ओर से 42वें मिनट में गोल किया गया, जबकि दिल्ली की ओर से 45वें मिनट में गोल आया। दूसरे हाफ में दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी और मैच का नतीजा ड्रॉ रहा। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को लॉर्ड्स में खेले गए पहले मैच में पारी और 12 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ अफ्रीका ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।
दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 161 रन की बढ़त हासिल करने के बाद इंग्लैंड को मात्र 149 रन पर ऑल आउट कर दिया और तीसरे दिन ही मैच में विजय हासिल की। और अब बात करते हैं भारतीय रेल की। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए तेज गति से रेल लाइन बिछाने का काम जारी है। इसी कड़ी में दीमापुर से नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद भारतीय रेल का लक्ष्य इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कितना काम हुआ है और इसके बन जाने से यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा, देखते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों की राजधानी को रेल संपर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में दीमापुर से नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक भारतीय रेल नए ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण कर रही है, जो तकरीबन 83 किलोमीटर लंबी होगी। दीमापुर रेल मैप में दशकों से शुमार है, लेकिन कोहिमा तक रेल का दशकों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत 2016 में इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने का संकल्प लिया गया, ताकि नागालैंड के 25 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके और यहां के पर्यटन व्यवसाय को मजबूती मिले। तकरीबन 6,648 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे इस रेल प्रोजेक्ट के अंदर 8 नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। दीमापुर से होते हुए ये रेल लाइन नागालैंड की राजधानी कोहिमा के समीप जुब्जा रेलवे स्टेशन तक जाएगी। Local support is tremendous. We don't have much issue regarding local related problem, and from time to time we coordinate with the villagers, especially the village council chiefs, chairmen, and we are the village level village authorities are very cooperative towards railway in this matter. Matters are sorted out at this level. इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 22 बड़े रेल ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सबसे ऊंचे ब्रिज की ऊंचाई 51 मीटर है। दुर्गम और पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ ये पूरा क्षेत्र सिस्मिक जोन 5 में आता है, इसलिए भारतीय रेल नए तकनीक के जरिए इन सभी रेल ब्रिज का निर्माण कर रही है, जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा होगी। फेज़ 1 में हो चुका है। फेज़ 2 में 8 मेजर ब्रिजेस हैं, उसमें 5 कंप्लीट हो चुका है, रिमेनिंग तीनों वेरियस स्टेजेस पे है। This 154 bridge is the longest bridge in this दीमापुर कोहिमा सेक्शन। ये ऑलमोस्ट सबस्ट्रक्चर जो है 75 to 80% कंप्लीट हो चुकी है। एंड फेज़ 3 में 12 मेजर ब्रिजेस हैं, उसमें कुछ पाइलिंग स्टेज में है। पहाड़ी इलाका होने के कारण इस रेल प्रोजेक्ट का ज्यादातर हिस्सा या तो रेल ब्रिज के कारण एलिवेटेड बनाया जा रहा है या फिर रेल सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। नागालैंड के 4 जिलों से होकर गुजरने वाले इस रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 21 सुरंग बनाए जा रहे हैं, जिनकी पूरी लंबाई तकरीबन 31 किलोमीटर है। सबसे लंबा टनल जो है उसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर, जो कि चेफेमा और पीफेमा के बीच में है। वो हम लोग का फेज़ 3 में आता है। फेरीमा से जुब्जा हम लोग का फेज़ 3 है, उसमें सबसे लंबा टनल है, जो कि चेफेमा और पीफेमा दो यहाँ में गांव है उसके बीच में है। उसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है और ये सब नंबर 4 पे है, जो उसके लेंथ के से देखते हैं तो इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। इस पूरे प्रोजेक्ट को 3 चरणों में बनाया जा रहा है, जिसमें पहले फेज के तहत दीमापुर से शोखुवी तक तकरीबन 16 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है और जल्द ही यहाँ के लोगों के लिए सवारी रेलगाड़ी भी शुरू करने का प्लान है। वहीं दूसरे चरण के अंतर्गत 27 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने का लक्ष्य 2023 का रखा गया है, जबकि तीसरे फेज को 2026 तक पूरा किया जाएगा। दीमापुर से कोहिमा की दूरी तकरीबन 83 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने के कारण दीमापुर से कोहिमा पहुंचने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन इस रेल रूट के पूरे हो जाने के बाद दीमापुर से कोहिमा महज 1 से सवा घंटे में पहुंचा जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात कि कोहिमा देश के दूसरे हिस्सों से डायरेक्ट रेल रूट से जुड़ जाएगा, जिससे यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को काफ़ी फायदा होगा। कैमरामैन विनय तिवारी और विनोद ओझा के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, नागालैंड। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।